मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक हैं वो व्याकरण के करवा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप इसको केवल एक वीडियो देख कर ना समझें, आप इसको माने कि ये आपका सिलेबस है, वो कक्षा टीचर करवा रहा है। ठीक उसी तरह मैं आपका पूरे का पूरा सिलेबस जो व्याकरण का है 9th 10th 11th 12th का करवाने वाला हूँ। और धीरे धीरे आप एक एक वीडियो को देखते रहिएगा और आपका पूरा जो सिलेबस है मैं 9 मई परीक्षा से पहले कंप्लीट सिलेबस जो है ना आपका करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, पहले जो हमने किया था वर्ण का जो अध्याय, अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भाषा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये भाषा असल में भाषा होती क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा की यदि हम परिभाषा की बात करें तो भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, या यूं कह लीजिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक समझा सके और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण कर सके, भाषा कहलाती है। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो पुटअप होता है कि भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है मौखिक भाषा। यहाँ एक बात मैं विद्यार्थियों बता देता हूँ, भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप जो है वो भी मौखिक भाषा ही है, क्योंकि जब तक हमें लिपि का अनुभव नहीं हुआ था, लिखने का आभास नहीं हुआ था, तब तक मानव ने जब से बोलना सीखा है तो वह बोलता तो था, लेकिन लिखने की उसके पास सहूलियत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसने, विद्यार्थियों में बात कर रहा था कि जब मनुष्य को जरूरत पड़ी अपने भाव एवं विचारों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाने की, तो उन्होंने लिपि का आविष्कार किया। तो विद्यार्थियों, भाषा के मैंने बताया कि भाषा के मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप, 3 रूप बताए गए हैं। यानी पहला भेद होता है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है, और जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है, ना हम बोल सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। कई बार हमें अपने भाव एवं विचारों को वैसे ही समझाना पड़ता है, तो हम उसे संकेत के द्वारा समझाते हैं। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जैसे रेल का जो गार्ड है या बस का कंडक्टर है, रेल या बस को चलवाने या रुकवाने के लिए अलग अलग तरह की व्हिसल का या झंडी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, हमें बात करते हैं भाषा के पश्चात बोली का। तो बोली भाषा का वह रूप होता है जो किसी एक विशेष क्षेत्र या अंचल में बोला जाता है, उसे हम क्षेत्रीय भाषा या बोली कहते हैं। इससे आगे जैसे हम हरियाणा वासी हैं तो हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि इत्यादि। हिंदी की कुछ और बोलियां भी हैं, जैसे अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेलखंडी है, मैथिली, गढ़वाली, कन्नौजी, बघेली, मेवाती, आड़ोती, मगही, कुमाऊनी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी और दक्षिण हिंदी इत्यादि। ये मैंने आपको हिंदी की मुख्य जो बोलियां हैं वो आपको बताई हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, अब जो हिंदी अपन हरियाणवी भाषा की बात करते हैं, तो हरियाणवी भाषा जो है एक विशेष भाषा के रूप में विकसित होकर के हमारे सामने उभर कर सामने आ रही है। तो अभी लिपि की बात करते हैं। लिपि हम कहते किसे हैं? अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होता है कि लिपि किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्ह अंकित करते हैं, और लिखाई के उन चिन्हों को
उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ भाषाएं दर्शाई हैं और उनकी लिपियां हैं वो दर्शाई हैं। कुछ भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, इन सब की जो लिपि है वो है देवनागरी। असमिया की बांग्ला है, उर्दू की फारसी है, उड़िया की उड़िया है, पंजाबी की गुरुमुखी है, तेलुगु की तेलुगु है, और जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जिसको दर्जा मिला है अंग्रेजी, उसकी जो लिपि है वो है रोमन। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा का जो अध्ययन है वो सीखना बहुत ही जरूरी है, और अपने हिंदी भाषा के नॉलेज को बरकरार रखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता दूं विद्यार्थियों कि जैसे ये सब मैंने पहले बोर्ड पे इसलिए लिख लिया है, यदि मैं बार बार इसको लिखता तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और उतना समझ में नहीं आता है। तो आप मेरे वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीन से लिखा हुआ सब कुछ देख सकते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, भाषा का जो अध्याय है ये यही समाप्त नहीं होता है। अभी इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है भाषा परिवार। भाई, जिस प्रकार हमारे मनुष्यों का एक परिवार होता है ना, उसी प्रकार भाषा का भी एक परिवार होता है। तो जैसे ऐसी भाषाओं का समूह जिसका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है उसे हम भाषा परिवार कहते हैं, भाषा परिवार कहलाता है। विद्यार्थियों, विश्व में कुल 3000 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं और 12 भाषा परिवार हैं। सभी भाषा परिवारों के नाम, पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, भारत यूरोपीय जिसको हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। तीसरा है चीनी भाषा परिवार, सेमेलिक भाषा परिवार। नंबर 5 पे बांटू भाषा परिवार, 6 पे है काकेशस भाषा परिवार, और 7 पे है बुशमैन भाषा परिवार, 8 पे हेमेटिक भाषा परिवार, अगन्य भाषा परिवार, यूराल भाषा परिवार, यूराल अल्टाइक भाषा परिवार, अमेरिकी एड इंडियन भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार। तो विद्यार्थियों आपने अभी देखा कि सारे भाषा परिवारों के नाम जो मैंने आपको बताए। इसके पश्चात जो अगला जो क्वेश्चन पुटअप होता है इसमें वो होता है कि राजभाषा किसे कहते हैं। भाई, जिस भाषा में राजकाज के कार्य होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो जो भाषा सारे देश की सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और भावनात्मक स्तर पर एकता के सूत्र में बांधने की जो क्षमता रखती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। और विद्यार्थियों, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और इसीलिए हिंदी दिवस जो है वो हमेशा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। यानी पूरे विश्व के स्तर पर संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। और ये बड़े फख्र की बात है, दूसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा का लेवल आता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इसमें कुछ छूट गया है तो मैं बोर्ड से एक तरफ होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये है हिंदी की बोलियां और उनके नाम। तो उपभाषा और बोली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है और कन्नौजी है।
पूर्वी हिंदी की अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। और विद्यार्थियों एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मालवी और हाड़ौती है। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। इसके पश्चात है पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली है, कुमाऊनी है और मंडिहाली है। अगला जो प्रश्न है वो है, क्षेत्र के आधार पर भी बोलियों का विभाजन किया गया है, यानी दिशाओं के आधार पर। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जिस तरह से भाषाएं विभाजित की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, पूर्व दिशा में, पूर्व में अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली। पश्चिम में हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, बुंदेली है और राजस्थानी है। इसके पश्चात उत्तर में है गढ़वाली है, कुमाऊनी है और दक्षिण में दक्षिण हिंदी बोली जाती है। मैं एक बार दूर हो लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो ये है, कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए भाषा, ये ब्रिज भाषा है, सूरदास इसके कवि हैं और इन्होंने एक प्रमुख रचना लिखी है सूरसागर। इसके बाद है अवधी के तुलसीदास हैं, रामचरितमानस लिखा है। और अवधी के ही मोहम्मद मलिक जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत, बहुत ही विख्यात रचना है। मैथिली भाषा के जो प्रमुख कवि हैं विद्यापति हैं, जिनकी पदावली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो है खड़ी बोली के जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानक भाषा किसे कहते हैं। देखिए भारत एक विशाल देश है, जैसे कि हमने भाषा के अध्याय में देखा है कि अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। तो कहीं किसी भाषा का रूप कैसा होता है, कहीं कैसा होता है, लेकिन हिंदी भाषा को जब हम राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं तो इस भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिसे हम परिनिष्ठित या निखरे हुए रूप का हम प्रयोग करते हैं और जिसमें साहित्य की रचना की जाती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा का प्रयोग अक्सर पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इस अध्याय का अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाई व्याकरण वह शास्त्र या नियम है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। विद्यार्थियों हमने पहला जो टॉपिक किया था वो यही किया था, वर्ण विचार। अगला जो हमारा अध्याय है वो शब्द विचार। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। जैसे मैंने भाषा की परिभाषा बताई थी, लिपि के बारे में बताया, व्याकरण के बारे में बताया। तो भाषा को मैं मानता हूं एक कार और लिपि होती है औजार, टूल्स, और व्याकरण होता है मैकेनिक। ये जब कार में कोई खराबी आती है तो टूल्स की जरूरत पड़ती है और उन टूल्स के माध्यम से उस गाड़ी को ठीक करता है व्याकरण। यानी भाषा में जब कोई त्रुटि पैदा होती है, क्योंकि भाषा किसी लिपि में बंद की जाती है, तो उसमें त्रुटि क्या है, उसमें गलतियां क्या हैं, उसको ढूंढने का काम व्याकरण करता है। तो इस तरह से तीनों परिभाषाएं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके और दूसरों के विचारों को खुद समझ सके। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र या नियम होता है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। तो विद्यार्थियों आप मेरे साथ मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे बने रहिएगा और एक स्कूल कक्षा की तरह रेगुलर रूप से पढ़िएगा। मैं आपका पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूंगा। व्याकरण का ही नहीं, मैं आपका काव्य जो है 10th और 12th का संपूर्ण काव्य है वो भी इसी तरह से करवाने वाला हूं। आप विद्यालय से पढ़ के आने के पश्चात एक बार रिवीजन कर सकते हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।